मंसूर अली शाह साहब का जो फ़ैसला आया, ये फ़ैसला पहले तो आप ज़रा इस फ़ैसले के दो चार सीधा नुकात बताएं, फिर मैं आपको सवाल करता सर, ये फ़ैसला बुनियादी तौर पर ये है कि ये कह रहे हैं कि इधर हम हैं और उधर आप हैं। आप कह रहे हैं कि फ़ैसला 3/2 से आया था, आज खुद नोटिस का 1 मार्च को। हम ये कह रहे हैं कि वो फ़ैसला 4/3 से आया था, 3/2 से नहीं आया था। यानी जो अक्सरियती फ़ैसला 1 महीना पहले तक था, आज इन 2 फाजिल जजेज़ ने उसको अक़लियती फ़ैसला करार दे दिया है। और जिस फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है इंतखाबात की तारीख के हवाले से, वो फ़ैसला ही ये कह रहे हैं कि अक़लियती है। बुनियादी चीज़ तो उन्होंने इसमें ये कही है, और उसकी रीज़न वो ये बता रहे हैं कि जिन 2 फाजिल जजेस को आपने उस 9 रुकनी लार्जर बेंच में से निकाला था, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, वो भी जो शामिल समझे जाएं। वो शामिल समझे जाएं, क्योंकि वो भी इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर अपनी राय दे चुके थे। सही। उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो आज खुद नोटिस का इख्तियार है, ये इस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता, और आपने उनको बेंच से अलहदा कर दिया। तो हम उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं, लिहाजा अब हमारी जो राय है वो 2 की नहीं 4 आप की। बुनियादी तौर पे ये जो फ़ैसला दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, क्या आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कू हो गया? हो गया, और ये कू आज नहीं हुआ। मैं तो इसको, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ये कू आज दूसरी किस्त है, जो तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अपनी कोर्ट में बुलाकर एक दफ़ा नहीं बल्कि एक दिन में 2 घंटों के अंदर 3 दफ़ा बुलाया था, और उनको अच्छा खासा उन्होंने लिताड़ा था और उनसे कहा था कि बेंच कैसे बन रहे हैं और ये स्पेशल बेंच क्या होता है, मुकदमात क्यों कर हमारे सामने नई पिटीशंस लग रही हैं, पुरानी क्यों कर वही जो मरियम कहती हैं। नहीं, मरियम अब कहती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं काजी फ़ाइज़ ईसा ये तवील अरसे से कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा नहीं, कि वो जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जब लंदन जाने से पहले उन्होंने पीडीएम की लीडरशिप के साथ पीएम हाउस में, पीएम ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गालिबन को 45 या 54 मिनट वो बोली थी, या 45 या 54। अच्छा, तो उस वक्त उन्होंने बेंच फिक्सिंग की। अभी वो वही ट्वीट्स कर रही है ना निकाल के, ठीक कि है। मैं तो पहले ही कहती हूँ बेंच फिक्सिंग और ये। लेकिन मैं जो वो अगर आप मुझे थोड़ी सी काजी फ़ाइज़ी साहब वाला मामला तो बाद में आया ना, मरियम बीबी ने ये उठा नहीं, लिया उसके वो बाद। बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं अगर थोड़ी सी मुझे आप इजाज़त दें, वो मुझे ये लगता है पर्सनली, जैसे कि मैं आपसे पहले भी बात की थी, कि उस केस के अंदर ये जेन्युइन था ये मामला उठाना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, जब इन्होंने ये उठाया था बेंचेस की तश्कील के ऊपर। क्योंकि अचानक से जब एक जज रोज़ाना की बुनियाद पर एक बेंच उसका बैठा हुआ है, वो समाअत कर रहा है, हर हफ्ते रोस्टर बनता है, हर हफ्ते 2 जजेस या 3 जजेस पर मुश्तमिल हर कमरा अदालत में एक बेंच बैठा होता है। आप सोमवार को 2 जजेस बैठे हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस हसन नज़र रिजवी एक बेंच में। मंगल के रोज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आते हैं कमरा अदालत नंबर 2 सेरेमोनियल हॉल में। जब दाखिल होने लगते हैं कोर्ट में, तो देखते हैं हसन नज़र रिजवी की जगह या अफरीदी साहब उनके साथ अंदर आते हैं। उन्होंने कहा आप यहाँ पे कहाँ? उन्होंने कहा मेरा आज आपके साथ बेंच है। कि ये कैसे हो सकता है? वो अंदर आए, उन्होंने काज लिस्ट देखी, जो मुकदमात उनके सामने होते हैं, तो मुकदमात भी सारे मुख्तलिफ। ऑब्वियसली जब बेंच बदल गया तो मुकदमात भी बदल गए और सारी फ्रेश पिटीशंस। तो उन्होंने वहाँ पर अपना एक क्वेश्चन रखा कि ये कैसे हो सकता है। तो मुझे ये लगता है वो जेन्युइन एक चीज़ थी। लेकिन आज जो हुआ है, अगर ये बात जेन्युइन थी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस बात पे एतराज़ है कि मनपसंद बेंच बनते हैं या जजेस अपनी मर्ज़ी से बेंच का हिस्सा बनते हैं और अलहदा हो जाते हैं, और ये तरीक़ाकार गलत और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो कराची उनको जाना था, और उन्हें कराची में बेंच सुप्रीम कोर्ट के जो कराची रजिस्ट्री है वहाँ पर उन्होंने केसेस की समाअत करनी थी, और यहाँ पर ये केस लगा हुआ था यही इलेक्शंस वाला, कि इलेक्शंस होने चाहिए, और फुल कोर्ट की बात चल रही थी ना, लोगों को समझ आ जाए ना, फुल कोर्ट की बात चल रही थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख के या ज़ुबानी ख़त लिख कर ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कराची ना भेजें, यहाँ पे मैं ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं, कराची ये थे, इन्होंने ये कहा था, मैंने तो उसको पूरा अपनी डायरी में नोट किया हुआ है कि मैं नहीं जाना चाहता, या मुझे वहाँ का हिस्सा ना बना। हुआ ये था कि पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बकौल उन्होंने अपना जो आर्डर था उसमें ये लिखाया था कि मैंने रिक्वेस्ट की कि क्योंकि मेरी कुछ इंगेजमेंट्स हैं, कुछ क्योंकि वो मेंबर भी हैं उस जो लॉयर्स की एक वो होती है ना कमेटी, जिसमें लॉयर्स की इनरोलमेंट होती है, तो उस हवाले से उन्होंने जाना था वहाँ पर। तो उन्होंने कहा मेरा बेंच भी वहीं ट्रांसफ़र कर दें। चीफ जस्टिस ने ट्रांसफ़र कर दिया, रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस के कहने पर कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि जब वहाँ पर वो पहुँचे एक रोज़ के बाद, उन्होंने कहा कि अब
क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर फुल कोर्ट की बात गश्त चल रही है, तो ऐन मुमकिन है फुल कोर्ट तश्कील देना हो, और मेरी वहाँ पर दस्तयाबी जो है वो मैं चाहता हूँ। क्यों काजी फाइज ईसा साहब की क्योंकि अदम मौजूदगी में फुल कोर्ट नहीं बनता? नहीं, ऑब्वियसली फुल कोर्ट तमाम तो जजेस पर अवेलेबल जज नहीं, तमाम अवेलेबल जजेस पे बिल्कुल होता है आपकी ना। बात ठीक है, तमाम अवेलेबल, बट तो वो चाहते थे कि मेरी अवेलेबिलिटी कराची की बजाय यहाँ कर दी जाए ताकि देखिए, मैं उस फुल कोर्ट का वो हिस्सा हूँ। उस बात पर तो हम भी यानी उन पर उनकी तनकीद ख्वाहिश कर थी चुके ना। हैं, उनकी तो ख्वाहिश अगर एक जज की अपनी ख्वाहिश है कि वो फलां बेंच का हिस्सा बने और फिर वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुला के ये सरजनिश करे कि ये जजेस कैसे ख्वाहिश कर सकते हैं मैं उस बेंच का हिस्सा, तो ये दिस इज़ नॉट डबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और उसके ऊपर तो आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपना जो ख़त उस ऑर्डर के अंदर दिखाया था कि डियर इशरत अली, उन्होंने बोला भी था, वो मैंने नोट किया हुआ ना, डियर इशरत अली, और साथ उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अब फुल कोर्ट बनाने की बात हो रही है, बाज़गश्त है, तो मेरी दस्तयाबी वहाँ पर होनी चाहिए, इसलिए आप मुझे मेरा बेंच जो है वो इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र कर दें। बात यहाँ से शुरू हुई थी। हुआ ये था, दिलचस्प अमर इस पूरी सूरत हाल में ये है कि जब उस का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ 2 रोज़ के बाद, वो जो ऑर्डर उन्होंने लिखाया था कमरा अदालत में, उस ऑर्डर के अंदर जो उन्होंने ख़त का मतन बोला था कमरा अदालत में, वो नहीं छापा गया। तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी खुल क्योंकि ये बात पकड़ी जाती ना, बात पकड़ी जाती। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने उस पर तनकीद ये की थी जस्टिस काजी फाइज ईसा पर कि जब एक दफ़ा एक चैम्बर में समाअत हो रही थी और काजी फाइज ईसा ने हम साफ़ियों को ऊपर बुला लिया था, पहली दफ़ा तारीख़ में चैम्बर के अंदर साफ़ियों को बुलाया, और उसमें उन्होंने तंज़न ये बात कही थी कि हम उनमें से नहीं हैं जो कमरा अदालत में और फैसला लिखाते हैं और बाहर जब चैम्बर से वो, और उसके बाद जब जारी होता है फैसला तो वो तब्दील होता है। और मैंने उस बात को जवाज़ बनाकर ये कहा था कि जब आप बाकियों को ये ताना देते हैं कि हमारे फैसले तब्दील नहीं होते, तो फिर आपने अपना फ़ैसला क्यों तब्दील किया। बावजूद इसके मैं ये बात कहता हूँ कि उस वक्त जो उन्होंने उस मामले का नोटिस लिया था वो दुरुस्त लिया था, और दुरुस्त सिर्फ अपनी हद तक नहीं, क्योंकि ये एक रिवायत बनी आ रही है कि चीफ़ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी से केसेस फिक्स करते हैं, अपनी मर्ज़ी से बेंचेस की तश्कील करते हैं। किस जज को, ये बेशक उनका इख्तियार है, चीफ़ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं बेशक, लेकिन अब देखें, एक बात आपको ये भी देखनी चाहिए और इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को आपने पिछले 1 से 1.5 साल में कोई एक भी स्पेशल बेंच नहीं दिया, किसी एक भी लार्जर बेंच में उनको शामिल नहीं किया, किसी एक भी अहम सियासी या कोई भी नेशनल नोयत का कोई भी मुकदमा है उसमें शामिल नहीं किया, गो के ही इज़ द सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये भी तो एक ज़्यादती है उनके साथ, और वो शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन भी वक्तन फ़वक्तन निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ उनके खतूत आ जाते हैं मंजर आम पर। उस सब चीज़ों को अगर देखें तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो बात कर रहे हैं, जहाँ से वो कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपना जो तफसीली फ़ैसला, सो कॉल्ड तफसीली फ़ैसला है, ये जो जारी किया है, ये मुझे जस्टिस काजी फाइज ईसा के उस रोज़ की समाअत का दूसरी किस्त लगती है। और अब वो जो हम ख्याल तो जजेस की आप बात एक करते इसमें हैं, क्वेश्चन और फिर तीसरा फाइनल जो है ना वो हिस्सा है उसको शुरू करेंगे। मुझे ये बता दें कि अगर इस आर्ग्यूमेंट को मान लिया जाए कि 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, 9 रुकनी बेंच में 2 जजेस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, उन पे एतराज़ हुकूमत को भी ये था और कुछ जजेस को भी ये था कि इन दोनों ने गुलाम महमूद डोगर केस में अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया इलेक्शंस के हवाले से, जो कि मेरे ख्याल में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, आइन में लिखा हुआ है ना, तो वो आइन को दोहराना, वो माइंड डिस्क्लोज़ करना कैसे है, ये एतराज़ था। वो 2 जजेस बेंच का हिस्सा नहीं बने। 2 जजेस ने अपनी इनिशियल जो उस वक्त बात सामने रखी, उसके बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, बेंच बन गया 5 रुकनी। 5 रुकनी ने की समाअत, चीफ़ जस्टिस ने 3-2 से वर्डिक्ट सुनाया। ये जो फ़ैसला आया है जस्टिस मंसूर अली शाह का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं ये 4-3 का है, लिहाजा जो चीफ़ जस्टिस ने सुनाया था वो अक़लियती फ़ैसला है, यही मतलब है ना इसका। तो गोइंग बाय देयर आर्गूमेंट के पहले वाले 2 जजेस जो कि अगरचे इस 5 रुकनी का हिस्सा नहीं थे, उनको वो शामिल कर रहे हैं, तो फिर आप एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो गुलाम महमूद डोगर केस में 3 मरतबा उस फैसले में ये लिख चुके हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, फिर आप उनको भी शामिल कर लें, तो ये 5-4 बन जाता है। एक मोटी सी रीज़न ये है कि वो रिक्यूज़ कर चुके हैं, गो के उन्होंने अपनी राय दे दी है,
लेकिन जब वो एक मामले से रिक्यूज़ कर जाते हैं तो वो अब उस ऑर्डर का हिस्सा नहीं बन सकते ना। इसकी एक वजह ये है। रिक्यूज किस बेस पे हुआ? रिक्यूज़ बेशक जिस पेज पे भी हुआ है, लेकिन उस ऑर्डर के अंदर बेंच ये था, नहीं ये बात नहीं है। उस ऑर्डर के अंदर चीफ जस्टिस ने ये बात खुद 5 लिख रुकनी दी बेंच है। गैर आईनी तरीके से बना, गैर कानूनी तरीके से, या नहीं चीफ जस्टिस को इजाजत है? चीफ जस्टिस को इजाज़त है। 5 मैं अब यही बात कर रहा हूँ ना, रिक्यूज़ उन्होंने चीफ जस्टिस के कहने पर नहीं किया। पहली बात, उन्होंने हुकूमत ने एक दरख्वास्त रखी कि इनको रिक्यूज़ कर जाना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन अगर चाहते तो वो रिक्यूज़ ना करते, जस्टिस मज़ाहिर नकवी चाहते तो वो रिक्यूज़ ना करते, वो उनका इस्तेहकाक था। अगर उन्होंने रिक्यूज़ किया है तो उन्होंने अपनी टर्म्स पे रिक्यूज़ किया है। अब जब वो रिक्यूज़ कर चुके हैं तो दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दैट बेंच। सही। इस वीडियो को यहाँ पर हम इख्तिताम पजीर करते